नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो जीआईसी फाइनेंस एमसीक्यू सीरीज 2024 का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो एजेंशियल एलिमेंट है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। देखिए, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो ऑफर दिया जाता है, फिर उसको दो पार्टी रहती हैं, एक पार्टी रहेगी ए, एक रहेगी बी। सबसे पहले ए पार्टी इसको ऑफर करेगी, फिर बी पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट के बाद उसको कुछ कंसिडरेशन देगी, मतलब कंसिडरेशन में आप यहाँ पर कैश में ले सकते हैं या फिर कुछ गारंटी वगैरह देंगे। फिर उसकी लीगल कैपेसिटी करेंगे, मतलब कि इसको लीगलाइज करेंगे, जैसे कि कोई 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे या कुछ पे भी इसको लीगलाइज करेंगे। ये सब इसके जो एलिमेंट रहेंगे, तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, द प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट एन इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंश्योरेंस इज नोन एज, तो ये जाएगा हमारा क्या, इंडेमनिटी। ठीक है, अब ये क्या है, इन इंश्योरेंस टर्म्स यू वेरी में फीडीए रिफर्स टू, तो ये आता है क्या, आउटमोस्ट गुड फेथ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी एक सेफर साइड हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, तो यहाँ पर अंडर जो रहेगा वो यहाँ पर इंटरमीडिएटरी नहीं है। ठीक है, बाकी एजेंट, ब्रोकर और सर्वायर यहाँ पर ब्रोकर वो इंटरमीडिएट्स रहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ राइट्स फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर आफ्टर अ क्लेम इज कॉल्ड सेटल, इज कॉल्ड सबरोगेशन। ठीक है, सबरोगेशन जाएगा इसका। अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस इज नोन एज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के भी यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब आपने बिजनेस लॉ में पढ़े होंगे अगर आपने बीकॉम किया है, तो आई थिंक कि थर्ड सेम में ये पढ़ा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इट कैन बी इन्फोर्स्ड और रिजेक्टेड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। यहाँ पर दो पार्टी रहती है, तो एक पार्टी के यहाँ पर द्वारा इसको वाइड करना पड़ेगा, मतलब कि दो पार्टियां जो कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई हैं, तो कोई भी एक पार्टी इसको ब्रीच कर दे तो उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज रेफर्ड टू एज अ कैपेसिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नोवेशन आ जाएगा इसका आंसर। The principle that requires both parties to a contract to act honestly and not mislead or withhold critical information is known as, तो utmost good faith इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब कि यहाँ पर दोनों पार्टी प्रेजेंट रहनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो स्टैंडर्डाइज टर्म सेट बाय वन पार्टी। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या स्टेट्स करती है, तो ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स इट्स, मतलब कि जो भी पार्टीज यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं उन्हीं को हम डॉक्ट्राइन ऑफ ये बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल मिस्टेक, तो वन पार्टी इज मिस्टेकन अबाउट अ फैक्ट। ठीक है, द पेरोल एविडेंस रूल इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ रेफर्स टू, एक मिनट, ये गाइस थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये एमसीक्यू, तो ये अभी हम अपन 15 एमसीक्यू तक ही रहने देते हैं इसको। ये हमने 15 एमसीक्यू यहाँ पर डन कर लिए हैं, हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं और अगर हमारे पास फर्दर दूसरे एमसीक्यू है कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं। वो तो आई थिंक कि बेकार, मतलब बेकार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो रिलेवेंट है वो नहीं थे। ठीक है, ये यहाँ से देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिक्स से। ठीक है, ये आई थिंक ये रिलेवेंट रहेंगे जीआईसी इंश्योरेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एजेंशियल एलिमेंट क्या है, ये तो आई थिंक कि हो गया था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल एक्टिविटी, ये ठीक है, ये तो हो गया था। अब अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो नॉट इन्फॉर्मेशन बाय लॉ होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है। अब विच लॉ गवर्न्स कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, कौन सा लॉ यहाँ पर गवर्न्स करता है इंडिया में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये याद रख लीजिए, कई बार इसका डेट पूछ लिया जाता है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, हाँ लॉ के अंदर आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म एन इलीगल एक्ट इज वॉइड। ठीक है, the term capacity in contract law refers to both A and B. A contract where one party is bound but the other is not is called unilateral contract. ठीक है, which of the following is not a remedy for breach of contract, तो termination of employment. Which of these contract requires writing under the statute of frauds, तो all of the बताएगा इसका आंसर, sale of goods above a specific value
कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू लैंड, मैरिज सेटलमेंट, ये सब इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं इंश्योरेंस लॉ की, जो कि हम जीआईसी इंश्योरेंस का पढ़ रहे हैं, तो इंश्योरेंस लॉ भी हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस स्टेट्स दैट इंश्योर्ड कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट, तो यहाँ पर इंडेमनिटी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंडेमनिटी। अब द 12th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज आउटमोस्ट गुड फेट मीन इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे ना उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर वे में यहाँ पर मेंशन की जानी चाहिए। इन विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल, तो लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ राइट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस टू द इंश्योरेंस इज कॉल्ड सबरोगेशन। The insured must have an insurable interest at the time of both A and B. A person involved in the arrangement of insurance but does not act for a specific insurance is called a broker। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो भी इंश्योरेंस को अरेंज करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, तो उसको ब्रोकर बोलते हैं। A risk that is not covered in an insurance policy is called exclusion। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट कॉस्ट ऑफ लॉस। ठीक है, ये लॉस को डिटरमाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोरल हैजार्ड, तो अ पर्सन डेलिबरेटली कॉज डैमेज टू क्लेम इंश्योरेंस। ठीक है, अ मरीन पॉलिसी कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, तो ऑल ऑफ द रिस्क यहाँ पर कवर करती है, फायर का भी, सिंकिंग ऑफ शिप का, लॉस ऑफ कार्गो का, और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी जनरल बिजनेस लॉ की, कि इसमें कौन कौन से लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो द कंपनीज एक्ट 2013, एक आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में है, और जो कंपनीज एक्ट है पहले इसको 1956 बोलते थे, लेकिन अब ये यहाँ पर रिफॉर्म हो गया है, तो ये 2013 में न्यू कंपनी एक्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो द जनरल बिजनेस कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, अब पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये याद रखना अपना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अ कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइमरली डिफाइंड, तो ये इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स के अंदर यहाँ पर ये डिफाइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, बट बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, वट आर विच एक्ट गवर्न्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर 2019 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर एसेंशियल फीचर नहीं होगा। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, तो लीगल नोटिस यहाँ पर देना रिक्वायर्ड मैंडेटरी है। विच एक्ट गवर्न द सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है हमारा 1930 में। अ वारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कोलेट्रिकल स्टिपुलेशन। देखिए यहाँ पर कंपनीज एक्ट है ना, वो 2013 है, पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1872 है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आपका रहने वाला है वो 1930 रहने वाला है। ठीक है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ओवर डिस्प्यूट रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच कंसिडर्ड अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो कौन सा ऐसा कंज्यूमर है जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर माना गया है, तो अ पर्सन हु अवेल्स गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अगर आपने किसी भी गुड्स को परचेज किया है और उसको अगर रीसेल कर दिया तो आप उसमें कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, अगर आपने उसको यूज किया है तभी आप उसमें कंज्यूमर कहलाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप इज गवर्नमेंट बाय कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यहाँ पर जो प्राइवेट है उसके पास 2 डायरेक्टर तो कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन शेयर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एडवांस के इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एन इंडोर्समेंट इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज यूज टू मॉडिफाई पॉलिसी टर्म। ठीक है, इंडोर्समेंट क्या करता है, मॉडिफाई करता है पॉलिसी टर्म्स को। व्हाट इज डबल इंश्योरेंस, तो डबल इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरिंग द सेम रिस्क विद मल्टीपल इंश्योरर। ठीक है, मतलब एक ही रिस्क रहेगा बट उसको आप इंश्योर करेंगे बहुत सारे यूजर्स के लिए। तो री इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस ऑफ एन इंश्योरर्स रिस्क। ठीक है, मतलब कि जो रिस्क रहेगा ना उसका भी इंश्योरेंस करना री इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पर इंडेमनिटी पॉलिसी आ जाएगा, इंडेमनिटी पॉलिसी।
एन इंश्योर्ड ड्यूटी टू मिनिमाइज लॉस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन, ठीक है। इन मोटर इंश्योरेंस अ थर्ड पार्टी कवर इंक्लूड्स damages to third party property or life. Which act governs इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया? तो इंश्योरेंस एक्ट यहाँ पर 1938, आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आएगा 1872। कंपनीज एक्ट आएगा हमारा क्या 2013। पार्टनरशिप एक्ट जाएगा हमारा 1932। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जाएगा हमारा 1930। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जाएगा हमारा 2019। और ये इंश्योरेंस एक्ट जाएगा हमारा 1938। अब तो आपको ये तो करने ही पड़ेंगे याद। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स मल्टीपल रिस्क अंडर वन पॉलिसी? तो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी यहाँ पर मल्टीपल रिस्क को कवर करती है एक ही पॉलिसी के अंडर में। अ ग्रेस पीरियड इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्रोवाइडेड फॉर पेइंग द प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन कवर ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि हल भी, कार्गो भी, फ्राइट भी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर कवर करेगा। अब थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं बिजनेस लॉ के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म? तो आर्बिट्रेशन यहाँ पर अल्टरनेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब द टर्म चेक बाउंस इज गवर्नड बाय विच एक्ट? तो यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये चेक को हम देखते हैं। यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन से दे सकते हैं? एक तो आपका चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, और बिल्स एक्सचेंज आपका यहाँ पर आ जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और इसका भी आप इसकी जो डेट है उसको याद रख लीजिएगा, ईयर 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। विच ऑफ दिस लॉस गवर्न्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन इंडिया? तो IT एक्ट 2000। द कंपनीज एक्ट 2002 प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द अबव। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इन सबको ये रोकता है। अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस अ कंपनीज एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर AOA मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर इंटरनल का रखता है, और MOA यहाँ पर एक्सटर्नल का रखता है, ठीक है। तो आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम करते हैं थोड़े से जनरल कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट लॉ के इसमें देखते हैं। अभी हमने बिजनेस लॉ के देखे थे, हम कॉर्पोरेट लॉ के देखते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्नड बाय, अभी हमने देखिए 60 क्वेश्चन तो यहाँ पर कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन हमने किसके देखे हैं? बिजनेस लॉ के देखे हैं, बिजनेस लॉ के। उसमें भी हमने बहुत सारी सब कैटेगरी देखी है, जैसे कि मिसलिनियस देखे हैं, इंश्योरेंस लॉ देखे हैं। अब हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। इसके भी हम 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। अब यहाँ पर पूछा है कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अ कंपनी इज कंसिडर्ड अ लीगल पर्सन, ठीक है। कंपनी एक लीगल पर्सन है और इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। आपको ये भी याद रखना है कि कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, कंपनी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 7 मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पर इसको 7 मेंबर्स होने चाहिए। और द मैक्सिमम नंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज 200, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट की हम देख लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक का। तो इसका जो मिनिमम रहता है इसका 2 रहता है, इसका 7 रहता है। और इसका मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो इसका 200 रहेगा, और इसका अनलिमिटेड रहता है, ठीक है, अनलिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी कैरेक्टर्स नहीं है। इसकी कैरेक्टर्स क्या क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, और परपेचुअल सक्सेशन इसका होना चाहिए, ठीक है। अब वन पर्सन कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ प्राइवेट कंपनी? तो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। प्राइवेट के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पब्लिक के लिए यहाँ पर 90% की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। अ कंपनीज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनल अगर आपसे पूछेगा है तो आप AOA में देखेंगे इंटरनल, और MOA में देखेंगे आप एक्सटर्नल, ठीक है। द डॉक्यूमेंट डेट आउटलाइंस अ कंपनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़े से कॉर्पोरेट फॉर्मेशन एंड गवर्नेंस के। द गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कंपनीज इन इंडिया इज MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग कंपनीज, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट इज इशूड आफ्टर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है।
मतलब कि कंपनी आपकी जो भी फॉर्म होती है तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का यहाँ पर मिलिटरी सर्टिफिकेट है, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अ प्राइवेट कंपनी कैन अपॉइंट, तो 15 डायरेक्टर यहाँ पर मैक्सिमम कर सकती है, और मिनिमम आई थिंक 2 थे, ठीक है, 2 थे। आप ये कमेंट बताइए मुझे कि जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्राइवेट की और पब्लिक के, मिनिमम और मैक्सिमम कितने हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, अब इसका आपके डायरेक्टर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अ quorum फॉर अ बोर्ड मीटिंग इन अ पब्लिक कंपनी विद 5 डायरेक्टर इज 2 डायरेक्टर, ठीक है। Which of the following is not a type of resolution under the Companies Act 2013, तो यूनैनिमस रिजोल्यूशन के यहाँ पर कोई भी टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन यहाँ पर पास होता है, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज नोन एज स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पहली मीटिंग रहेगी कंपनी को, जैसे कि आपने कंपनी स्टार्ट की, तो जो द वेरी फर्स्ट मीटिंग रहेगी ना, उसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलेंगे, ठीक है। The minimum number of shareholders required to requisition an extraordinary general meeting in a company is 10% of shareholder, ठीक है। A AGM annual general meeting must be held within a 9 month from the end of the financial, मतलब कि AGM तो यहाँ पर 9 मंथ में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कंप्लायंस, ठीक है। तो विच एक्ट गवर्न सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो सेबी एक्ट 1992, यहाँ पर सेबी करती है। सेबी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, 1992। अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है, शेयर्स में होता है इसमें। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ इशू अ प्रोस्पेक्टस व्हेन इट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब कि यहाँ पर आईपीओ लाती है जब इसको प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। डिविडेंड डिक्लेयर्स बाय कंपनी मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसको 30 मतलब 1 महीने के अंदर इनको पेमेंट देनी पड़ेगी। हु अपॉइंट्स द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो शेयर होल्डर एट द एजीएम, मतलब कि शेयर होल्डर एट द एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड एनुअली विद रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, मतलब कि आरओसी। विच टाइप ऑफ शेयर हैज़ अ फिक्स्ड डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड डिविडेंड यहाँ पर रहता है। डिवेंचर्स और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एन आईपीओ प्रेफर्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पर हम थोड़े से कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। द नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग एन एजीएम इज 21 डेज, मतलब कि यहाँ पर देखिए एजीएम हो जानी चाहिए फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ पहले, और एजीएम कब होगी उसका जो नोटिस देना पड़ेगा वो आपको 21 डेज बिफोर देना पड़ेगा सभी मेंबर्स को। अ रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ 75% मेजोरिटी इज कॉल्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन जब पास करते हैं तो उसमें आपको 75% की मेजोरिटी कंपलसरी है। प्रॉक्सी फॉर्म्स फॉर अ कंपनी मीटिंग मस्ट बी सबमिटेड एट लीस्ट 48 बिफोर द मीटिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन एनुअल जनरल मीटिंग, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यहाँ पर आ जाएगा। अ quorum refers to the minimum number of members required for a meeting, ठीक है। मतलब quorum क्या करता है, जो कम से कम मेंबर यहाँ पर मीटिंग में रिक्वायर्ड है उसको अलाउ करता है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। हम देखते हैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का। विच टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसका स्पेशल रिजोल्यूशन हमको पास करना पड़ेगा। द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिलिंग एनुअल रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। Which of the following is not a type of corporate audit? तो shareholder audit is not a type of corporate audit. What does the term corporate veil refers to? तो a protection of shareholder from personal liability, ठीक है, corporate veil, protection of shareholder। अब यहाँ पर बात कर लें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज टू कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़, तो यहाँ पर जाएगा क्या, एनी ऑफ द एबव। वाइंडिंग अप एंड लिक्विड, अब यहाँ पर थोड़ा वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन के ऊपर जो एमसीक्यू बने हैं उनको हम देख लेते हैं। अ कंपनी कैन बी बाउंड अप वॉलंटरी बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग अ कंपनीज एसेट टू पे ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग अप। ठीक है, यहाँ पर सिंपली इसकी डेफिनेशन दी गई है। अ लिक्विडेटर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अप इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स। कंपनी इज कंसिडर्ड इंसॉल्वेंट व्हेन बोथ ए एंड बी, मतलब कि इट्स लायबिलिटी एक्सीड इट्स एसेट और इट कैन नॉट मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ठीक है, कंपल्सरी बाइंडिंग अप इज ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़े से मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस पर बेस्ड एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, व्हेन टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इट इज कॉल्ड अमेलगेमेशन। ठीक है, एन एक्यूजेशन रेफर्स टू द परचेज ऑफ असेट ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अमेलगेमेशन मतलब दो कंपनी है ए और बी, इन दोनों का जो भी इन दोनों को कंप्लीटली ख़त्म करके एक न्यू कंपनी बनेगी ए बी लिमिटेड। ठीक है, ऐसा मान लीजिए। और एक्विजिशन मतलब कि कोई एक कंपनी एग्जिस्टेंट में इसको बी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, विच अथॉरिटी रेगुलेट्स मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब मर्जर और एक्विजिशन को। अ हॉस्टाइल टेक ओवर ऑकर्स व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपोज द एक्विजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से हम मिसलिनियस टॉपिक कर लेते हैं कवर, जो कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आते हैं। द टर्म LLP स्टैंड फॉर तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ LLP, तो सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव की जानी चाहिए। विच लॉ गवर्न्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि FDI को कौन रेगुलेट करता है, तो यहाँ पर फेमा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आई थिंक सो 1999। एन इंडियन कंपनी इशूइंग शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर मस्ट कंप्लाई विद, फेमा के अंदर आना चाहिए, सेबी गाइडलाइंस के अंदर आना चाहिए और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आना चाहिए, जब ये इनको इशू कर सकते हैं। अ डोरमेंट कंपनी इज इनएक्टिव बट इनकॉर्पोरेट। ठीक है, अब विसल ब्लोइंग refers to reporting unethical practices within an organization। ठीक है, द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग अंडर सेवी एक्ट 1992 इज 25 करोड़ और 3 टाइम्स दी प्रॉफिट मेड। ठीक है, यहाँ पर अगर इन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से पैसे कमाया है तो 25 करोड़ लगेगा और जो प्रॉफिट कमाया उसका 3x यहाँ पर अमाउंट इनको पेनल्टी के रूप में लगेगा। तो 60 क्वेश्चन हमने ये देख लिए हैं किसके, कॉर्पोरेट लॉ के। तो और 60 क्वेश्चन देखे थे हमने क्या, बिजनेस लॉ के। तो ये हो गए टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम जो भी थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वो थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद फोकस ऑन लेटेस्ट बजट अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। बाकी जिस भी भाई को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसको टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे।